तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो किसी भी नंबर से, चाहे वो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर को क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर किसी भी वेक्टर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वेक्टर को क्या फर्क पड़ता है ये हम देखेंगे, है ना। तो जैसे बेटा मान लो कि ये वेक्टर है ए। एक एग्जांपल देख रहे हैं पहले, एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो एक वेक्टर है, सपोज करो कि एक वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी दी गई है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स जे कैप। इसका मतलब बताओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ बेटा। टुवर्ड्स वाई एक्सिस, पॉजिटिव। टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, गुड, है ना। अगर मान लो ऐसा दिया वेलोसिटी, अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वेलोसिटी वेक्टर को, है ना, अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो क्या होगा। वेलोसिटी की जगह ये लिखूंगा पूरा, ये वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप, उसी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो क्या मिलेगा देखो 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ये तो वेलोसिटी है, इंटू 2। तो जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। क्या फर्क पड़ा देखो कि अगर आपने, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर किसी ये नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आपने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ रहा है बताओ मेरे को, क्या चेंज आ रहा है पहले और बाद की वेलोसिटी में, क्या चेंज आ रहा है बेटा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है ना। मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। पहले मैग्नीट्यूड कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, अभी मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब डबल हो गया। 2 टाइम्स। तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हो इसलिए मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। देखो डायरेक्शन पहले भी जे कैप था, अभी भी डायरेक्शन क्या है जे कैप। तो अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है जितना उस नंबर की वैल्यू है। जहां जैसे यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाता 3 टाइम्स हो जाता। लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाता है ना, या उतने टाइम्स हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को। यस सर। ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसी वेलोसिटी को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय -2, अगर रियल नंबर नेगेटिव हो तो क्या लिखूंगा इसको मैं, वेलोसिटी क्या है एक्चुअल में 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप इंटू -2, -2 इंटू 2 क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, माइनस साइन किसके सामने आता है यूनिट वेक्टर के सामने, ये हमने पहले भी डिस्कस किया ना बेटा। माइनस साइन किसके आता है, तो क्या आ जाएगा, क्या लिखूंगा 4 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। क्या क्या चेंज आया बताओ, क्या क्या चेंज आया, -2 से मल्टीप्लाई करने से क्या क्या चेंज आया है आप लोग बताओगे, क्या क्या चेंज आया। सर मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया और डायरेक्शन में भी डायरेक्शन। चेंज आया है। पहले वेलोसिटी देखो, ओरिजिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था पॉजिटिव वाई एक्सिस, अभी की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता है। मैग्नीट्यूड पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, अभी 2 टाइम्स बढ़ गया। तो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया और डायरेक्शन में भी चेंज आया। डायरेक्शन क्या हो गया जस्ट अपोजिट हो गया, पहले डायरेक्शन जो था उसका अभी डायरेक्शन क्या हो गया है जस्ट अपोजिट। क्लियर हो रहा है क्या ये पॉइंट आप लोगों को। यस सर। बेटा सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, किसी को कोई डाउट तो यस नहीं सर। है। व्हेन अ वेक्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे से वेक्टर ए, एग्जांपल क्या है वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय
is multiplied by a positive number ब्रैकेट में से n, है ना, उस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं n सपोज, और उस वेक्टर को क्या बोल रहे हैं a, then the magnitude of vector becomes n times the original magnitude, n times the original magnitude, but direction remains same, है ना। एग्जाम्पल, है ना, एक ओरिजिनल वेक्टर कौन है, ओरिजिनल वेक्टर कौन है, वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, n से, तो व्हेन वेक्टर ए, है ना, ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो a, मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर इज a, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड को, ठीक। तो अब जो नया वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, न्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, जो न्यू वेक्टर मिलेगा, न्यू वेक्टर कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग ओरिजिनल वेक्टर विथ पॉजिटिव रियल नंबर n। तो जो न्यू वेक्टर होगा वो क्या होगा, n इंटू ए, यही होगा कि नहीं, नया वेक्टर क्या मिलेगा हमको, n इंटू ए, जिसमें इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर को मैं ए एन से डिनोट कर रहा हूँ, न्यू वेक्टर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, वेक्टर ए एन से, ये न्यू वेक्टर है, एन स्टैंड फॉर न्यू, तो वेक्टर ए एन इज न्यू वेक्टर, कैसे मिला, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर विथ ओरिजिनल वेक्टर ए। तो जो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, एन ए हो गया। अच्छा, ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए था, और सपोज उसका जो डायरेक्शन था वो था ए कैप, सपोज उसका डायरेक्शन क्या था, ए कैप। अब जो न्यू वेक्टर बना जिसको मैं ए एन बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, एन इंटू ए, इट इज फाउंड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन विथ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन ए, मैग्नीट्यूड एन टाइम्स हो गया। और डायरेक्शन में कोई चेंज आया क्या बेटा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप, डायरेक्शन अभी भी क्या होगा, ए कैप। आ रहा है क्या ये समझ में आप लोगों को, Yes, sir. है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर का ये पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 हम देखेंगे। पॉइंट 2, जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तब क्या होगा, सेकेंड पॉइंट लिखोगे, व्हेन अ वेक्टर से वेक्टर बी, अब मैं नया वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर बी इज multiplied by a negative number से माइनस n, मान लो हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस m से n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर becomes n times, and its direction is reversed, ये क्लियर है। मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये, Yes, sir. है ना। इसमें मान लो ओरिजिनल वेक्टर है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को मैं बी ले लेता हूँ, स्मॉल बी, और डायरेक्शन ले ले रहा हूँ इसका बी कैप। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी का बी कैप। तो जो न्यू वेक्टर मिलेगा, न्यू वेक्टर जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ
वेक्टर बी एन से। तो न्यू वेक्टर हो रहा है वो कौन है, न्यू वेक्टर कौन है, माइनस एन इंटू बी, माइनस एन इंटू बी, ये न्यू वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर, जो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये तो बी ही रहेगा, सॉरी ये एन टाइम्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो गया, एन टाइम्स। और डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस बी कैप। माइनस बी कैप मतलब इसका यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो जो नया वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड एन टाइम्स हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, इसके नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस बी कैप है तो ये माइनस बी कैप है, मतलब जो नया वेक्टर बना वो ओरिजिनल वेक्टर से अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? Yes, sir. यस सर सर। डाउट हाँ पूछिए। सर, अगर जैसे एक एग्जांपल लेके करते हैं, एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल से करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को या वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, है ना। जैसे कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 5 kg और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये सपोज करो, ठीक है। So this is mass of the object and this is the velocity of the object which is with which the object is moving, and velocity is a vector quantity, mass is a scalar quantity। और हमारा काम यहाँ हम क्या सीख रहे हैं कि वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसका नेचर होता है वेक्टर, जो खुद क्या होती है, वेक्टर। तो अगर आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो, आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, वो भी वेक्टर होती है, वो भी क्या होती है, वेक्टर। तो जब भी आप स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई क्वांटिटी मिलती है उसका नेचर भी क्या होता है, वेक्टर। कितना पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब इस क्वांटिटी को इस एग्जांपल में, ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं। ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो एक चीज यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जब भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी उसका नेचर भी क्या होगा, वेक्टर, ठीक। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, है ना, मास है बेटा 5 kg, मास इज 5 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। इससे क्या मिलेगा, ये है क्या एक्चुअल में, मोमेंटम, है ना, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एक्चुअल में हमको क्या मिल रहा है, लीनियर मोमेंटम। जो नई वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, अब जो नई क्वांटिटी है क्योंकि वो भी वेक्टर है तो उसका भी अपना मैग्नीट्यूड होगा खुद का, और अपना सेल्फ का क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो हम ये देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो नई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है उसका मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, linear momentum will be mass into velocity। अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होगी, 5 इंटू 10 50, यूनिट केजी किसकी यूनिट है, मास की, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन किसका मिल जाएगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन इसको मिल जाएगा, क्योंकि स्केलर के पास तो कोई डायरेक्शन है नहीं, ये खुद क्या है, एक वेक्टर है, तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसको डायरेक्शन कौन देगा, ये देगा। आ रहा है ना समझ में, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो देखो हो रहा क्या है, जो नई क्वांटिटी मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। जो नई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। जो यूनिट होगी वो यूनिट कैसे मिलेगी,
बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट ऑफ दीज टू क्वांटिटी। मास की यूनिट क्या है, केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो नई फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बनेगा। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? Yes, sir. और डायरेक्शन किसका मिलेगा इसको, पहले से जो वेक्टर है, पहले जो वेक्टर है जो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का डायरेक्शन इस नई क्वांटिटी को मिल जाएगा। मतलब वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने क्या लिया था, नॉर्थ लिया था। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ था, इसलिए लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर कंबाइन होंगे तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर होगी, एक पॉइंट। दूसरा, अब क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका अपना सेल्फ मैग्नीट्यूड होगा और सेल्फ डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा उस नई वेक्टर क्वांटिटी का, बाय मल्टीप्लिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू क्वांटिटीज विच आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर। जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है आपस में उनके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होके नया मैग्नीट्यूड दे देंगे। और पहले से जो वेक्टर क्वांटिटी है वही जो है डायरेक्शन देगी किसको, न्यू वेक्टर क्वांटिटी को। इतना पॉइंट समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. आपको समझ में आना चाहिए कि मास इनटू वेलोसिटी से जो मिलेगा मोमेंटम, तो मोमेंटम का डायरेक्शन किसका होगा, किधर होगा बताओ, मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अलोंग द भाई इसका कोई डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको डायरेक्शन कौन देगा, वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम। आ रहा है समझ में? Yes, sir. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, देखो ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करता है जिधर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन बताओ किधर होगा, एक्स एक्सिस। गुड, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब उसका मोमेंटम का भी डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ना? और मोमेंटम की यूनिट कैसे निकालोगे, दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट ऑफ मोमेंटम अगर मैं पूछूं, यूनिट ऑफ मोमेंटम अगर मैं पूछूं तो दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी यूनिट केजी मास की, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। देयरफॉर यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर हो रहा है ये? Yes, and the sir. direction of momentum will be along Yes, the sir. direction of velocity and the direction of momentum will be along the direction of velocity। तो इस चीज का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमको नॉलेज है कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से, स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, तो जो नई क्वांटिटी है हम उसके बारे में कुछ जान सकते हैं, है ना। अगर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में नॉलेज है तो आपको एटलीस्ट मोमेंटम का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। ये दोनों की यूनिट को कंबाइन कर दो तो मोमेंटम की यूनिट मिल जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सुने हो आप लोग? यस सर। सुने हो? यस मास सर। क्या है, यस मास सर। क्या है बेटा, स्केलर। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। एग्री करते हैं आप लोग? Yes. क्योंकि ये भी वही, यस सर। ये भी तो वही एग्जांपल हो गया ना कि हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो पहले से जो वेक्टर है वो नए वेक्टर को डायरेक्शन देगा। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। वैसे ही अब मैं अगर बोलूं फोर्स की यूनिट बताओ तो आपको दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फोर्स की यूनिट मिलेगी। फिर से फोर्स की यूनिट बताओ तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट होती केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10th में पढ़ा है क्या आप लोगों ने, 9th 10th में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, 9th में पढ़े।
हाँ, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं, दोनों को कंबाइन कर देंगे, इसकी यूनिट Yes, sir. इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट कैसे बताओगे, बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्लियर है, केजी मीटर पर Yes, सेकेंड sir. स्क्वायर को ही जो साइंटिस्ट है उनके सम्मान में बोला जाता है न्यूटन। क्लियर है, Yes, बेटा sir. क्लियर हो, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, बाय मल्टीप्लाइंग a vector quantity, ब्रैकेट में लिखो से वेक्टर a with a with a scalar quantity, ब्रैकेट में लिखेंगे से स्केलर क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूँ s, s stands for scalar, by multiplying a vector quantity, say for example vector a with a scalar quantity, say for example s, a new vector quantity is obtained, a new vector quantity is obtained, ब्रैकेट में लिख लेते हैं से वेक्टर बी, सपोज एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिल गई वेक्टर बी, है ना, दैट इज वेक्टर बी इज इक्वल टू एस इंटू वेक्टर ए, मतलब एक स्केलर है उसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिली वेक्टर बी। अब हम अगर बात करें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की और उसके डायरेक्शन की, तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इफ the unit of s is u1, मान लो s की यूनिट u1 है, जैसे मास की kg थी तो उसकी जगह मैं u1 लिख देता हूं, एंड that of वेक्टर a is u2, मान लो वेक्टर a की यूनिट u2 है, then the unit of vector b will be u1 into u2। क्लियर हो रहा है बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि मान लो स्केलर क्वांटिटी जो है उसकी यूनिट है u1, जैसे कि मास की Yes, kg sir. थी, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी यूनिट है u2, जैसे कि वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड थी, तो जो नई वेक्टर क्वांटिटी उसकी यूनिट कैसे मिलेगी, बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज u1 into u2। क्लियर है ये, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज along the direction of vector a, है ना, जो b का जो डायरेक्शन होगा वो किसके along होगा, a के along, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज along the direction of vector a, देख लेंगे, the direction of vector b is along the direction of vector a, है ना। एग्जांपल लिखेंगे बेटा, एग्जांपल मास ब्रैकेट में m is equal to 5 kg, वेलोसिटी ब्रैकेट में v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, सेंस p इक्वल्स टू mv, यहाँ पर क्या है, p क्या है, लीनियर मोमेंटम, सर डायरेक्शन वेलोसिटी का, हाँ बेटा बता रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, देयरफॉर p इज इक्वल टू, मास की जगह क्या लिखूंगा 5 kg इंटू वेलोसिटी की जगह 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और p हो जाएगा 5 इंटू 10 50 kg मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया एग्जांपल। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हमको दिख रहा है नॉर्थ की तरफ,
लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन हमको मिल रहा है नॉर्थ की तरफ, और उसकी यूनिट जो है कैसे, लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट है वो कैसे मिल रही है, बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो ये हमने एग्जांपल भी लिख लिया। तो ये हमने देखा कि जब भी किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। वेक्टर एडिशन देखेंगे हम। वेक्टर एडिशन के 3 लॉ है बेटा। देयर आर 3 laws of vector addition. There are 3 laws of vector addition. मतलब ये हमको फॉलो करना ही है, पक्की बात है। लॉज जो हमेशा फॉलो करने के लिए बनते हैं। तो देयर आर 3 laws of vector addition. First, triangle law of vector addition. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से हम 2 वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन देखो, चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, इन दोनों की मदद से हम 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सो दिस बोथ आर फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ये जो दोनों लॉज है, चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, ये दोनों जो लॉज हैं, these 2 laws are for addition of 2 vectors only। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड लॉ होता है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ की मदद से हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और एडिशन ऑफ more than 2 वेक्टर्स। पॉलीगॉन लॉ की मदद से बेटा 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो 3 लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पहला हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट हेडिंग रहेगी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पहली हेडिंग रहेगी, इसमें लिखना है हमको क्या बोल रहा है बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है, if 2 vectors represents the 2 sides of a triangle arranged in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle arranged in opposite order। पहले आप लोग इसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम Yes, sir, इसको completed. समझेंगे। हाँ बेटा Completed, sir. हो गया ना, चलो ठीक है, गुड है। हमारा एम क्या है बेटा, वेक्टर एडिशन करना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड कर। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कितने वेक्टर ऐड होते हैं, 2। तो मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। हमारा टास्क क्या है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। पहला कि जब भी 2 वेक्टर को जोड़ते हैं तो जो नया वेक्टर मिलता है, जो नई क्वांटिटी मिलती है, वो भी वेक्टर होती है। मतलब एक वेक्टर को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो नया वेक्टर मिलेगा। अच्छा, उन्हीं 2 वेक्टर को जोड़ेंगे जिनका नेचर सेम हो। दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई आप फोर्स के साथ तो जोड़ सकते हो, तो जो मिलेगा वो भी तो फोर्स ही मिलेगा। आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हो क्या, फोर्स को वेलोसिटी के साथ नहीं जोड़ सकते ना। No, sir. सीधा साधा लॉजिक है, सिंपल सा। तो
उन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे जिनका नेचर सेम होगा, और दो वेक्टर को जोड़ने से जो नया मिलेगा वो भी वेक्टर होगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना, जैसे एक वेक्टर है F1, दूसरा वेक्टर है F2, ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों फोर्स होना चाहिए। तो जो नया मिलेगा वो भी वेक्टर होगा और उसका भी नेचर इनके जैसे होगा, ये भी फोर्स होगा और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हमारा टास्क क्या है बेटा, कि ये जो नया वेक्टर मिला, ये फोर्स, ये जो नया वेक्टर मिला, क्योंकि ये नया वेक्टर है इसलिए इसका नया डायरेक्शन होगा और नया मैग्नीट्यूड होगा। भाई F1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर F1 होगा और डायरेक्शन F1 कैप होगा, कुछ डायरेक्शन होगा। वैसे ही वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर है ना, ये होगा F2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन F2 कैप होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है ये इनका खुद का अपना डायरेक्शन होगा, अपना मैग्नीट्यूड होगा। अब इन दोनों को जोड़ के जो नया वेक्टर मिला है उसका भी तो खुद का एक मैग्नीट्यूड होगा और खुद का एक डायरेक्शन होगा। तो भाई नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, हमारा टास्क यही फाइंड करना है। जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उससे जो नया वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, यही हम फाइंड करते हैं वेक्टर एडिशन। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो सपोज करिए, है ना, कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। सपोज करिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। दोनों का जब दोनों को जोड़े तो एक नया वेक्टर मिला ए प्लस बी, एक नया वेक्टर हो गया ये ए प्लस बी। पहले एक वेक्टर अकेला था ए, दूसरा वेक्टर अकेला था बी, दोनों को जोड़ दिए एक नया वेक्टर मिल गया ए प्लस बी। इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर आर। मान लो इसका एक सिंगल नाम रख दिया वेक्टर आर। तो एक्चुअल में वेक्टर आर क्या है, ए प्लस बी। वेक्टर आर क्या है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी को जोड़ने से क्या मिलता है, वेक्टर आर। इसी को रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो हमेशा ए और बी को जोड़ोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। सब्ट्रैक्ट के लिए रिजल्टेंट वर्ड यूज नहीं करते। तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ए और बी का सम। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको मैं वेक्टर आर बोल रहा हूँ, ये एक नया वेक्टर है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड होगा ये और खुद का डायरेक्शन होगा। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी, क्योंकि ये भी तो आर ही के बराबर है, तो ये भी वेक्टर आर ही है, या इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर कैप से, क्योंकि ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगेगा ए प्लस बी कैप, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? उसकी जगह मैं ऐसा लिख देता, क्योंकि भाई एक ही मतलब है, ये भी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, ये भी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो अगर इसका डायरेक्शन ये है तो इसका भी डायरेक्शन तो यही होगा। तो खैर कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं, हमको क्या फाइंड करना है, जो नया वेक्टर मिल रहा है, नया वेक्टर या तो ए प्लस बी बोल लो या तो आर बोल लो। तो ये जो नया वेक्टर मिल रहा है उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हम फाइंड करेंगे किससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, if two vectors represents the two sides of a triangle arranged in same order, then the resultant is represented by the third side of triangle arranged in opposite order। इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बेटा। मान लो कि एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। हमको क्या करना है, दोनों वेक्टर को जोड़ना है। हमारा टास्क क्या है कि हमको दोनों वेक्टर को जोड़ना है और जो नया वेक्टर मिलेगा, दोनों वेक्टर को जोड़ने से जो नया वेक्टर मिलेगा उसके बारे में हमको बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो करते क्या है इसमें, अब एक काम करो आप, ये वेक्टर ए की टेल है और ये वेक्टर ए का हेड है, वैसे ही ये वेक्टर बी की टेल है और ये वेक्टर बी का हेड है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं।
आगे पीछे कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब उसको हम बिना डायरेक्शन चेंज किए शिफ्ट कर सकते हैं, इससे इसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको वेक्टर ए बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो ये भी तो वेक्टर ए ही है ना बेटा, ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया ना कोई डायरेक्शन में चेंज आया। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब किसी भी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। हाँ, अब अगर मैं इसको तिरछा कर दूं, ऐसा शिफ्ट कर दूं, ए को ऐसा कर दूं, तो गड़बड़ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, तो अब ये ए नहीं रहेगा, अब ये कुछ और वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को आप उसकी पोजीशन से पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे बी को ऐसा तिरछा तिरछा करके यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो भी ये भी तो बी ही कहलाएगा ना बेटा। पहले भी डायरेक्शन ऐसा था, अभी भी ऐसा है। मैग्नीट्यूड पहले इतना ही था, अभी भी इतना ही है। किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। तो अब देखो होगा क्या, करना क्या है हमको, पहले एक एक करके सीखेंगे। अब क्या करो, ए को बी से जोड़ो। किस तरह से जोड़ो? सच दैट ए का हेड बी के टेल से टच हो। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ए को थोड़ा आगे बढ़ाओ या बी को थोड़ा पीछे करो। कैसे करोगे? पैरेलली। तो मैं ए को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक आगे बढ़ेगा तो ए का हेड बी की टेल से टच हो जाएगा। Yes, तो ये sir. ऐसा हो जाएगा ना, ये हो गया ए का हेड और ये बी का टेल हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है। और जोड़ रहे किसको है बेटा? ए और बी को ऐड करें हम। जोड़ रहे कौन कौन से वेक्टर है? ए और बी। तो ए और बी को हम जोड़ रहे हैं, तो ए का हेड और बी की टेल को टच करा दिए। अब क्या करें? ए का टेल और बी के हेड को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओ। अब क्या दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है। Yes, sir. ये ट्रायंगल सा दिख रहा है। Yes, sir. तो एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, ये इन दोनों का सम होगा, मतलब ए प्लस बी होगा, या जिसको हम वेक्टर आर बोलते हैं। तो ये थर्ड साइड भी वेक्टर होगा। तो अब ये वेक्टर है, तो इसका भी मैंने सिर्फ क्या बनाया है? टेल बनाया है। अब मुझे हेड भी बनाना पड़ेगा। तो हेड कैसा बनाना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या दिया गया है? ट्रायंगल लॉ। क्या दिया गया है? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये दोनों वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है, सेम ऑर्डर में कैसे अरेंज्ड है? पहले इसका टेल है फिर हेड है, पहले इसका टेल है फिर हेड है, ये दोनों सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है। पहले इसका पहले टेल आ रहा है फिर बाद में हेड आ रहा है, वैसे इसका भी टेल आ रहा है पहले फिर बाद में हेड आ रहा है। इस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कि these two vectors are arranged in same order। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसमें? देखो, if two vectors represents the two sides of a triangle arranged in the same order, then the resultant is represented by third side of triangle। तो जो उनका जो रिजल्टेंट है, मतलब इनका जो सम होगा, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल अरेंज्ड इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन जो थर्ड साइड जो होगा उसका अरेंजमेंट अपोजिट होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसकी मदद से मैं एरो हेड लगा सकता हूँ। कैसे? इन दोनों का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए, थर्ड का अरेंजमेंट अपोजिट होना चाहिए। मतलब इसका पहले टेल है फिर हेड है, इसका पहले टेल है फिर हेड है। अगर इसका अपोजिट अरेंजमेंट है इन दोनों से, तो इसमें पहले टेल आना चाहिए कि हेड आना चाहिए? Sir, head. हेड आना चाहिए ना। गुड। तो पहले हम ऐसा लगाएंगे, पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा। इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल की, है ना। इस स्टेटमेंट की मदद से हम क्या बना सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लस बी। सो दिस इज ए प्लस बी। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आर। अब देखो, अब स्टेटमेंट फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर। देखो ये दो वेक्टर है, ये ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों का अरेंजमेंट सेम है। देन their resultant मतलब their sum is represented by the third side of triangle arranged in opposite order। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना Yes, समझ में sir. आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. बोलो। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राफिकली आपको दो वेक्टर दिए तो आप ग्राफिकली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे।
अच्छा, एक चीज यहाँ से समझ में आ रही है कि जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वो बाकी दो का सम होगा। ये क्लियर है ना? Yes, इसका sir. ऑर्डर अपोजिट है, इसका ऑर्डर अपोजिट है, Yes, sir. तो बाकी दो का क्या होगा? सम होगा। आ रहा है ना समझ में इतना? Yes, मतलब sir. Yes, sir. जिस साइड का ऑर्डर अपोजिट होगा वो बाकी दो वेक्टर का सम होगा। इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे या वेक्टर a प्लस बी बोलेंगे। ठीक, अब इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहला, इसकी मदद से हम ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है बेटा उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसकी मदद से हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते चलूंगा तो और क्लियर हो। इस लॉ से हमको एक पॉइंट ये समझ में आता है कि देखो, एक तो मैं ग्राफिकली आपको बनाना सिखाया कि रिजल्टेंट किसको बोलते हैं। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। दूसरा, आपको एक चीज ये भी समझ में आई कि जो वेक्टर, जिस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट होगा वो बाकी दो वेक्टर का सम होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा ये ऐसा दिया है आपको, ये ऐसा दिया है, ये ऐसा दिया है, ऐसा दिया है ना, ये ऐसा दिया है और ये ऐसा दिया है, ए बी सी। बताओ इसमें से जोड़ कौन रहा है? Sabi. Sir, B. सर बी। मतलब रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट कौन है बेटा? जिसका B. ऑर्डर अपोजिट होगा वो रिजल्टेंट होगा ना। B. हाँ, Yes, तो यहाँ sir. देखो सी और ए दोनों का ऑर्डर सेम है, टेल हेड, लेकिन बी में देखो हेड टेल। क्या आ गया? आप उल्टा भी चल सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। यहाँ से चलो आप हेड टेल टेल हेड, उल्टा है ना इसका बी का ऑर्डर। तो Yes. Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. हम क्या लिख सकते हैं? इस डायग्राम को देख के हम लिख सकते हैं ना कि बी इज ए प्लस सी। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. ए Yes, sir. प्लस सी। तो चार ऑप्शन दे देगा आपको, है ना? आपको दे देगा बी इज ए प्लस सी, ए इज बी प्लस सी, सी इज बी प्लस ए, ऐसा करके तीन चार ऑप्शन, चार ऑप्शन दे देगा। तो आप सही ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको। अगर ये ट्रायंगल लॉ पता है तो आप लगा दोगे सही आंसर। क्लियर है ना? Yes, sir. तो चलो इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में बना लो। क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन ये हो गया, थर्ड ऑप्शन ये हो गया एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? जिसका ऑर्डर अपोजिट है वो बाकी दो का सम। तो मतलब सी और ए का सम कौन है? बी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? Yes, sir. तो देखो इस लॉ की मदद से हम जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बता सकते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली बताने का मतलब कोई एरो के थ्रू। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, ये हो गया वेक्टर ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। अब आपको ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। मान लो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट बोल देना, साउथ ईस्ट के बीच में रहेगा तो साउथ ईस्ट बोल देना। ऑप्शन लिखेंगे अपन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। बताइए North East. क्या रहे? Northeast. नॉर्थ ईस्ट। मेरा एम क्या है बेटा? ए प्लस बी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक, ए प्लस बी जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे कैसे करा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जिन दो Sir. वेक्टर को जोड़, हाँ Sir, C equal. हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने क्या बताया है
कि जिन दो वेक्टर्स को हमको जोड़ना है, क्योंकि हमको a प्लस बी फाइंड करना है, मतलब a और b को जोड़ना है ना, तो आप किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से टच कराओ, कोई भी ऐसा होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा a का हेड हो और b का टेल हो, ऐसा नहीं, b का हेड और a का टेल भी करोगे तो भी वैसी आंसर आएगा। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, a के हेड को b के टेल से टच करा रहा हूँ, तो या तो a को ऐसा पैरेलली शिफ्ट करूंगा इधर, या तो b को पीछे कर दूंगा, दोनों ही केस में ऐसा हो जाएगा। देखो, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक। अब जो नया वेक्टर है, जो इन दोनों का सम है, वो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, टेल हेड, इसका क्या होना चाहिए, हेड टेल। तो ये जो थर्ड साइड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी को। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दो, r बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये एक्चुअल में क्या है, a प्लस बी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो ट्रायंगल लॉ की मदद से हम पहला क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये किसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो इस तरह से बेटा हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, देखो, 6 वेक्टर्स आर शोन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये देखो, ये वेक्टर ए दिया है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बी, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सी, this is the graphical representation of vector d, this is the graphical representation of e, and this is the graphical representation of f। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, आप पहले रिजल्टेंट बनाओ, f इधर है, वेक्टर f, ठीक है, Sir, तो C. ये आ रहा है ईशा का, चलो हाँ, रिजल्टेंट तो फिक्स है ना बेटा, रिजल्टेंट फिक्स है, f रिजल्टेंट फिक्स है, तो ये कैसा बन सकता है, देखो, ये एक वेक्टर ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, देखो, टेल हेड टेल हेड हेड टेल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक वेक्टर ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, ये भी तो है दूसरी पॉसिबिलिटी। तो आप देख लो, अब कोई एक को पकड़ लो, भाई ये वेक्टर जो है वो यही वेक्टर है, क्यों, क्योंकि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो मान लो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा, क्योंकि ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया ना डायरेक्शन में। तो आप या तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ जो है इस तरह से ऐड हो रहा होगा, Yes, sir. तो Mirror. दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। अब आप ऐसा कर लो, भाई एफ इधर है, एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए, एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए, टेल हेड टेल हेड हेड टेल। अब देख लो डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन दो वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन है, ई, और ऊपर की तरफ कौन है, डी, खत्म। तो आंसर क्या आना चाहिए, डी प्लस ई किसके बराबर होना चाहिए, एफ। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी वेक्टर बी और ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बी नीचे है, ई इधर है, देखो बी नीचे है, ई इधर है, टेल हेड थर्ड साइड बनाओ, टेल हेड हेड टेल। तो बी प्लस ई एक्चुअल में ऐसा होता, अगर बी ये ऐसा दिया होता तब बी प्लस ई सही होता, अगर एफ ऐसा दिया होता तब बी प्लस ई सही होता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इधर Yes, भी sir. इधर ई, इधर भी इधर ई, तो ये क्या होगा, बी प्लस ई। ठीक है, बी प्लस सी, देखो इधर बी और सी इधर राइट साइड। तो ऐसा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, टेल टेल हेड हेड टकरा जा रहे, तो ऐसा ना करके आगे बढ़ा। ये देखो इधर बी हो गया,
और इधर सी हो गया, इधर बी का हेड सी का टेल टच हो गया। अब ऑर्डर देखो, टेल हेड, तो नया वेक्टर आना चाहिए उसका हेड और टेल आएगा, तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इधर होता, तो बी प्लस सी इधर है, क्लियर है? बी प्लस सी Yes, इधर है, sir. तो ये एफ नहीं हो सकता क्योंकि एफ तो इधर है। फिर वैसे ही डी प्लस सी देख लो, डी किधर है बेटा? ऊपर, सी किधर है? राइट साइड, डी प्लस सी भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो डी प्लस सी बना लेते हैं, डी किधर है? ऊपर, सी इधर है। किसी भी एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से टच करा देना है ना, जैसा कंफर्टेबल लगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डी इधर दिखा मुझे, सी इधर दिखा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। थर्ड साइड बनाओ, उसका ऑर्डर अपोजिट करो, टेल हेड टेल। So this is the direction of sum of D and C, that is D plus C, and this is not F क्योंकि F का डायरेक्शन इधर है, क्लियर है? इसलिए D plus E ही क्या होगा? F होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, No, sir. sir. तो है ना, अगर A और B ये दोनों जुड़ के तीसरा वेक्टर दे रहे A प्लस बी, और A जो है वेक्टर A को ये एरो कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रही, मतलब इस एरो से मुझे वेक्टर A के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब किसी भी वेक्टर के दो पार्ट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, किसी भी वेक्टर के दो पार्ट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एरो के भी दो पार्ट, टेल और हेड। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड, और हेड की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? वेक्टर का डायरेक्शन। ये हमने पहले लेक्चर में देखा था, ठीक? Yes, sir. अगर ये एरो वेक्टर ए को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब इस एरो की जो टेल है, इसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। भाई इसमें से हेड हटा दो, हेड हटा दिया तो क्या बच गई? सिर्फ टेल, और टेल किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। तो ध्यान रखना कि अगर किसी वेक्टर में से उसकी हेड हटा दो तो जो बचती है, जो टेल बचती है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर के मैग्नीट्यूड। वैसे यहाँ पर भी अगर इस वेक्टर बी का मैं वेक्टर बी, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन, और अगर हेड हटा दो, है ना, टेल एरो के दो पार्ट, स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को, और हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। अगर हेड हटा दिया तो डायरेक्शन हटा दिया, तो जो स्ट्रेट लाइन बची वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. Sir. Yes, तो sir. कभी भी आप किसी वेक्टर की एरो से अगर आप हेड हटा देते हो तो जो स्ट्रेट लाइन बचती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। मतलब हेड हटा के आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड। हेड अगर आप हटा रहे हो मतलब आपका एम क्या है कि आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना चाह रहे हो। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। Sir, doubt. हाँ बेटा पूछो। Sir, अगर जो अगर आपको देखना है, कभी भी अगर किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना है तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स अरेंज होने चाहिए टेल टू टेल। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो ये वाला जो सेपरेशन होगा जब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में टच हो रही होगी, तो ये सेपरेशन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है। इस सेपरेशन में देखो, यहाँ पर ए का हेड आ रहा है और बी का टेल आ रहा है, तो ये सेपरेशन जो है ए और बी के बीच का एंगल नहीं होगा। ये सेपरेशन ए और बी के बीच का एंगल नहीं होगा। आपको इमेजिन करना है, आपको वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट करना है। वेक्टर ए को इमेजिन करो कि वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ेगा तो ए का हेड आगे बढ़ जाएगा। ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए का आगे बढ़, ए को आगे बढ़ गए, बढ़ा दिए, बढ़ा सकते, किसी भी वेक्टर को पैरेलली आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप वेक्टर Yes, को sir. आगे बढ़ाओगे तो पीछे क्या छूटेगी? टेल। आगे क्या बढ़ जाएगा? हेड। ये जो सेपरेशन है ये थीटा है।
तो कभी भी दो वेक्टर्स जब टेल टू टेल अरेंज होंगे तभी उन दोनों के बीच के एंगल तभी आप देखोगे। जैसे यहाँ ये वेक्टर की टेल है, ये भी वेक्टर की टेल है, तो ये एंगल क्या होगा, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। आ रहा है ये समझ में? Yes, yes sir. sir. है ना? तो अगर आपको 60 डिग्री ये एंगल दिया है तो थीटा कितना होगा? थीटा से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया तो थीटा कितना होगा? 30. 120. 120। बेटा ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 में से 60 गया, कितना बचा? 120। एक्चुअल में थीटा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकता है एंगल, तो फिर आप थीटा 60 नहीं लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस सेपरेशन में ए का हेड है और बी का टेल है, तो दिस सेपरेशन विल नॉट बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसके लिए मुझे इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि ए को आगे बढ़ा दो ताकि दोनों टेल टू टेल अरेंज हो जाए। ए को आगे बढ़ाया, दोनों टेल टू टेल अरेंज हो गए। अब ये जो एंगल है ये थीटा होगा, दैट इज 180 माइनस 60। तो थीटा एक्चुअल में कितना है? 120 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये होगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ये हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, ये वाला ये अपने आप क्या हो गया? ए प्लस बी। ये अपने आप क्या हो गया बेटा? ए प्लस बी हो गया। इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये वेक्टर ए है। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ ए को, तो ये एंगल थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर हो रहा है? ये एंगल Yes, थीटा sir. होगा कि नहीं? अभी हमने देखा ना ये एंगल Yes थीटा। sir. ए को आगे बढ़ाओ, ए का पीछे टेल आ गया, बी का और ए का टेल। जिन दो वेक्टर्स के बीच में है ना, जिन दो वेक्टर्स की टेल है उन दो वेक्टर्स के बीच का ये सेपरेशन एंगल होगा। तो यहाँ की किन दो वेक्टर्स की टेल आ रही है? ए और बी की। तो ये जो सेपरेशन है किसके बीच का एंगल होगा? ए और बी। क्लियर? अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये 90 डिग्री। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे हेड हटा रहा हूँ। हेड हटा रहा हूँ मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ बताओ जल्दी से। सभी एरो से अगर मैं हेड हटा रहा हूँ मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। ठीक, तो चलो हेड हटा रहा हूँ मैं, फिर से बना रहा हूँ मैं ये डायग्राम। फिर से बना रहा हूँ। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन से हेड हट गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि मैं इसे हेड हटा दिया, अगर एरो भी रहता तो ये लाइन, ये एरो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती, लेकिन अगर हेड हटा दिया तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को, दैट इज ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को, या बोलो आर के मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? Yes, sir. ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करी? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करी? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। ये थीटा हो गया। अब है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगी और ये पूरी लेंथ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगी। मान लो ये लेंथ है x और ये लेंथ है y, मान लो। चलो तो अब मुझे बताओ ये थीटा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की हो मतलब ये 90 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये वाला है, Yes, ये sir. वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Yes sir. इसको मैं नाम दे देता हूँ OPQ। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। अब यहाँ पर देखोगे थीटा है ये एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं थोड़ा सा, है ना? Yes, sir.
ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब बेस अगर चाहिए तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे पता है क्या है, बी। परपेंडिकुलर अननोन है, परपेंडिकुलर अननोन है और बेस भी अननोन है। तो पहले मैं बेस और हाइपोटेनियस की मदद से बेस निकाल लेता हूँ, फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की मदद से परपेंडिकुलर निकाल लूँ। तो अगर मुझे बेस चाहिए तो कौन सा रेशियो लेना चाहिए? cos थीटा की sin थीटा? cos थीटा cos थीटा। चलो cos थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है b। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। भाई ये क्या है? देखो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ऐसा भी। तो ये जो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ ये क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो लाइन की जो लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी? वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर x क्या हो जाएगा बेटा? b cos थीटा। तो ये जो लेंथ होगी ये लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? b cos थीटा। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. ये कितनी? b cos Yes, थीटा। sir. ये जो लेंथ है ये कितनी? b cos थीटा। अब वैसे ही देखो परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो sin थीटा यूज करेंगे। sin थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की जगह मैं y लिख देता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ y है। तो देयरफॉर y कितना हो जाएगा? b sin थीटा। तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है बेटा? b sin थीटा। अब लेंथ जो है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ नोन क्वांटिटीज के टर्म में आ गई। b हमको पता है और थीटा भी पता है। तो x और y ये जो अननोन लेंथ थी इनको हम नॉन क्वांटिटी के टर्म में फाइंड कर लेंगे। ये क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, sir. अब फिर से मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। फिर से मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। चलो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b, ठीक है, और ये लेंथ कितनी? b cos थीटा। ठीक है, ये पूरी ये लेंथ कितनी? b sin थीटा। ये थीटा, सॉरी ये लेंथ a है और ये लेंथ कितनी? b cos थीटा। ये लेंथ a है, ये लेंथ कितनी? b cos थीटा। ये b है और ये कौन है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब देखो बेटा पहले वाला जो ट्रायंगल था वो क्या था? OPQ, OPQ। ठीक है, अब अपन लोग अब हम एक नया ट्रायंगल लेंगे, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट को M। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे उसको देखो MPQ। ये पूरा ट्रायंगल देखो, दिख रहा है पूरा ट्रायंगल? ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. MPQ देखो MPQ। चलो बताओ परपेंडिकुलर बताओ, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? पूरा MPQ की परपेंडिकुलर लेंथ बताओ कितनी होगी बेटा? ये होगी ना परपेंडिकुलर लेंथ इस ट्रायंगल की। देखो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना? b sin थीटा। और ये पूरी लेंथ कितनी बता सकते हो? पूरी लेंथ A ये पूरी cos लेंथ theta plus B. यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b cos थीटा। तो ओवरऑल कितनी लेंथ हुई? a plus b cos थीटा हुई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, OPQ की बात नहीं कर रहा हूँ, अब पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ MPQ। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? b sin थीटा। बेस कौन है? a plus b cos थीटा। और हाइपोटेनियस कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब क्या लगा सकता हूँ मैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बोलता है बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो हाइपोटेनियस कौन है? ये है, ये है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है? b sin B थीटा। sin. परपेंडिकुलर b sin थीटा तो उसका स्क्वायर b sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। Yes, sir.
प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है बेटा a प्लस बी A कॉस, plus B cos theta. तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। Yes sir. यहाँ तक एग्री करने कुछ डाउट तो नहीं है? No sir. Sir, हाँ बेटा, ये जो A plus B cos theta. अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि Yes. बी का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है, साइन थीटा के स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ b क्या है b cos थीटा, यहाँ b क्या है b cos थीटा है ना। अपन क्या याद करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद करते हैं हम लोग। Yes sir. लेकिन Yes, यहाँ sir. b कौन है बेटा, लेकिन यहाँ b कौन है b cos थीटा, ये याद रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस b किसको बोल रहा हूँ मैं b cos थीटा को बोल रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर square प्लस 2ab plus B square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन b क्या है b cos थीटा तो उसका Cos. स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया Yes sir. प्लस Yes, sir. प्लस 2ab 2ab b की जगह क्या लिखूंगा b cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, तो sir. यहाँ से आ जाएगा है ना, ये क्या है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले लिख दे रहा हूँ बेटा, एडिशन में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं तो पहले एडिशन में ए स्क्वायर को लिख रहा हूँ प्लस, अब देखो यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों से कॉमन बी स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एग्री कर रहे हैं आप लोग? Yes sir. Yes, sir. बी Yes, स्क्वायर sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और क्या बचा फिर 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जल्दी बताओ? 1. 1। One. तो ये हो गया, ये पूरा हो गया 1, तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से देखो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आया a स्क्वायर प्लस ये इतना पोर्शन तो 1 हो गया, तो बचा क्या b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इतना स्क्वायर है तो रूट करेंगे पूरा, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर है ना ये, तो रिजल्टेंट कितना होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला कैसे आया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये याद रख, ए क्या है बेटा व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, व्हाट इज थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? Yes sir. देखो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए क्या था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या था वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ रिजल्टेंट है क्या एक्चुअल में ए प्लस बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसी को, ये क्योंकि ये है ना आर की जगह ये लिख सकता हूँ। बोलो बेटा हो गया, डिराइव हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट Yes, वेक्टर, sir. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है चलो अब अपन इसको फेयर करेंगे प्रॉपरली, Yes. मिटा दो इसको, Yes sir. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा या फिर a प्लस बी। ठीक चलिए डायग्राम बनाएंगे हम लोग। हो गया वेक्टर a, this is vector b and this is the angle between vector a and vector b जिसको हम बोलेंगे थीटा, यहाँ से एक परपेंड है ना, और ये क्या है बेटा रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट दैट इज
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको मैं बोल रहा हूँ ओ, इसको बोल रहा हूँ पी, इसको बोल रहा हूँ क्यू, इसको मैं बोल रहा हूँ डी, है ना। ये हो गया थीटा। लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। लिखेंगे इसमें फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम दिस फिगर it is clear that vector A plus vector B is equal to R, है ना। A, अच्छा ये वेक्टर B है ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या है? R है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये अपोजिट है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे रीड्रॉइंग this redrawing this diagram in the form of magnitudes, in the form of magnitudes we get, मतलब इस डायग्राम को हम रीड्रॉ कर रहे हैं किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड के फॉर्म। तो कैसा हो जाएगा बेटा? ये ऐसा हो जाएगा। आप लोग साइज थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। मैं इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब हेड हटा रहा हूँ, सिर्फ क्या दिखाना चाह रहा हूँ? टेल। टेल से क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। ये हो गया बेटा ओ, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर का मैग्नीट्यूड, या फिर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब ये हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो मैं इसको डायरेक्टली बी कॉस थीटा लिख रहा हूँ, समझा दिया हूँ कैसे है। और इसको मैं क्या लिखूंगा? यहाँ से यहाँ तक बी साइन थीटा। क्लियर है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. लिख लेंगे। लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ODQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बेटा ODQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODQ, OQ square is equal to OD square प्लस QD या DQ स्क्वायर। ये क्लियर है? Yes, OQ sir. स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। और OQ स्क्वायर क्या है बेटा? A प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू, या इसको रिजल्टेंट में लिख सकता था, इज इक्वल टू OD मतलब A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस DQ मतलब B साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. तो यहां से आ जाएगा, देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड A प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर को क्या अप्लाई करेंगे? A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, बी की जगह बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक लिख लिए बेटा, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से मिटा के। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट है यही, क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पर a प्लस बी का, मैंने स्क्वायर है तो स्क्वायर ही अभी रहने देना, स्क्वायर नहीं लिखा, मैं भूल गया था, लिख लोगे क्योंकि अभी मैंने रूट नहीं लिखा है, लगाया ना, रूट लगाऊंगा तभी ये स्क्वायर हटेगा, जब Yes, दोनों sir. साइड रूट करूंगा, दोनों Yes, साइड sir. रूट करूंगा Yes, तो ये sir. स्क्वायर हटेगा, है ना। तो अभी a प्लस बी का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर लिखा मैंने, प्लस अब बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं इन दोनों से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस और क्या बचा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से है ना a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इतना आ रहा है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जिसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आ जाएगा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है ना, सारी चीजें अपन नोट कर